हेलो एवरीवन। आज हम 7th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं रिलेटेड टू ज्योग्राफी। जैसा कि हम पहले 6th क्लास की एनसीईआरटी पूरी कर चुके हैं, चैप्टर बाय चैप्टर पूरा किया है, सारे लेक्चर और सारी जो पूरी प्लेलिस्ट है वो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप फ्री में देख सकते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पूरी 6th क्लास की एनसीईआरटी के लेक्चर देखिए। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम यहाँ बताइए। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है 7th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी की। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आज हम पहला चैप्टर एनवायरनमेंट डिस्कस करेंगे। क्या एनवायरनमेंट होता है, क्या इकोसिस्टम होता है, किस तरह से इकोसिस्टम एनवायरनमेंट डिफरेंट होते हैं, क्या होता है बायोटिक एबायोटिक फैक्टर, किस तरह से लिथोस्फेयर एटमॉस्फेयर में क्या डिफरेंस होता है, और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे और डिफरेंसेस देखेंगे। और एक एडवांस एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीलिम बेस्ड है और पीवाईक्यू बेस्ड एमसीक्यूज है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा एनवायरनमेंट का चैप्टर। देखो, रवि जो है स्टोरी से स्टार्ट होता है। बहुत दिनों की छुट्टी के बाद अपने स्कूल आया। तो क्या हुआ, एक पास में प्लेग्राउंड था, वो डग अप हो गया, मतलब वो खत्म हो गया और वहां पर लार्ज बिल्डिंग, ह्यूज बिल्डिंग बन गई। तो इससे क्या हुआ, वो बहुत उदास हो गया, रोने लगा। तो उसने टीचर से पूछा कि ये सब क्या हुआ है? क्यों इतना सब चेंजेज़ आए? तो टीचर ने बोला कि एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। तो टीचर को, रवि के माइंड में ये क्वेश्चन आया कि भई व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट क्या होता है? क्या ये जो हम सराउंडिंग में देख रहे हैं वो होता है? टीचर ने कहा हाँ, ये वही होता है जो हम सारा एबायोटिक और बायोटिक और मैन मेड चीज़ें जो देख रहे हैं वही एनवायरनमेंट कहलाता है। मतलब बिल्कुल ईज़ी लैंग्वेज में एग्ज़ाम्पल के साथ बताया। देखो, एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट एक बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। मतलब लाइफ का सपोर्ट सिस्टम है। जैसे ड्रिंकिंग के लिए वाटर प्रोवाइड कराता है, ब्रीथ के लिए एयर प्रोवाइड करवाता है, खाने के लिए, सॉरी, ईट के लिए खाना प्रोवाइड करवाता है, और रहने के लिए लैंड प्रोवाइड करवाता है। तो इस तरह से जो एनवायरनमेंट जो डिवाइड है उसमें नेचुरल एनवायरनमेंट आ जाता है और मैन मेड एनवायरनमेंट आ जाता है। जैसे कार्स आ गई, मिल आ गई, फैक्ट्री आ गई। तो यहाँ पर यही बात बताया गया है कि क्या एनवायरनमेंट होता है। तो रवि और उसके फ्रेंड क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड लिस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं एक्साइटमेंट में। तो बहुत सारी चीजें वो एनवायरनमेंट में इंक्लूड करते हैं। देखो, कंपोनेंट अगर एनवायरनमेंट के देखोगे तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया, जैसे एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, लैंड हो गया, और लिविंग थिंग, जहाँ सारी चीजें एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर जो लैंड है इंटरेक्ट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो एरिया है बायोस्फीयर का है, जहाँ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ दिखाया गया है कि ये एटमॉस्फेयर है, ये बायोस्फीयर है, जहाँ सारी चीजें इंटरेक्ट कर रही हैं। मतलब हर चीज को जरूरत है एक दूसरे की। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब कंपोनेंट में ह्यूमन मेड क्या आ गया, जैसे बिल्डिंग आ गया, पार्क आ गया। देखो, अभी आपको ये चीज़ें ईज़ी लगती होंगी, सर इतना एनवायरनमेंट पे क्यों ज़ोर दे रहे हैं? मगर आप जब इकोसिस्टम डिस्कस करोगे तो यूपीएससी इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट का कंपैरिज़न पूछता है। वहीं बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और जल्दी में ईज़ी के चक्कर में टिक लगाकर, गलत टिक लगाकर चले आते हैं। ठीक है, ह्यूमन्स क्या हो गए? ह्यूमन्स भी एनवायरनमेंट का पार्ट है, जैसे इंडिविजुअल, फैमिलीज़, कम्युनिटीज, रिलीजियन, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल सिचुएशन। मतलब मैंने अभी आपको बताया एनवायरनमेंट में क्या-क्या इंक्लूड होता है। देखो, मैन मेड और जो नेचुरल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती हैं, जैसे बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? जैसे प्लांट हो गया हमारा, ठीक है, ह्यूमन हो गए, ये सब बायोटिक कंपोनेंट हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट सन हो गया, वाटर हो गया, अभी हम ये आगे सब देखेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है, जो एनवायरनमेंट है उसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बना है। देखो, बायोटिक वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे प्लांट और एनिमल, और वर्ड ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एबायोटिक में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे लैंड, सूरज और पानी। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है। उसने कन्वर्सेशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनवायरनमेंट की बात की, और उसमें एनवायरनमेंट में क्या आया, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों आ गए। एनवायरनमेंट का ओरिजिन देखोगे तो ये एनवायरन वर्ड से मिलकर बना है। एनवायरन का मतलब होता है नेबरहुड, और नेबरहुड वर्ड आ गया तो इसका ऑब्वियस सी बात है, सारी चीज इंक्लूड हो गई। अब इन्होंने आगे बताया है
कि नेचुरल एनवायरनमेंट में हमारे क्या-क्या इंक्लूड होता है। अगर आप नेचुरल एनवायरनमेंट देखोगे, तो आपको क्या-क्या मिलेगा, लैंड मिलेगा, वाटर मिलेगा, एयर मिलेगा, प्लांट मिलेगा, एनिमल मिलेगा। ये सारे जो है नेचुरल एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। जैसे हाइड्रोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर, मतलब अगर आप एनवायरनमेंट को शॉर्ट टर्म में डिस्कस करना चाहो, तो क्या है एनवायरनमेंट, एक क्या है, ऐसी चीज़ है जो लार्जर टर्म है। इकोसिस्टम छोटा टर्म है, हम देखेंगे इकोसिस्टम क्या होता है, मगर एनवायरनमेंट में सभी चीज़ इंक्लूड हो जाती है, बायोटिक, एबायोटिक, मैन मेड और जो नेचुरली पाए जाते हैं, यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आगे लिथोस्फीयर के बारे में बताया गया है। अभी तक हमने एनवायरनमेंट डिस्कस किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इसमें पहले कहता है कि 6th क्लास में हम बता चुके हैं कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर क्या होता है, मगर अगर एनसीईआरटी आई है तो हम दोबारा देखेंगे। देखो लिथोस्फीयर क्या होता है, जैसे ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ जो है बहुत सारी कोर से मिलकर बनी है, मेंटल से मिलकर बनी है, मतलब लेयर से मिलकर बनी है। तो इनर कोर से बनी है, आउटर कोर से बनी है, मेंटल से बनी है, और मेंटल में जो अपर पार्ट, जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, उसे एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। और एक सॉलिड पार्ट होता है जिसको हम क्या होते हैं, सॉलिड मेंटल बोलते हैं। तो क्रस्ट जो ऊपर का पार्ट है, जैसे वाटर के नीचे जो लैंड है, सी के नीचे वो लैंड, और हिमालय और ये सारी लैंड मिलाकर, और मेंटल, मेंटल की अपर लैंड को मिलाकर हम लिथोस्फीयर कहते हैं। इस पर पहले भी मैंने बहुत जोर दिया था, अभी फिर से जोर दे रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रस्ट में केवल सी की और लैंड की लैंड इंक्लूड होती है, मेंटल की लैंड इंक्लूड नहीं होती है, सॉलिड मेंटल का पार्ट इंक्लूड नहीं होता है। जबकि आप लिथोस्फीयर में देखोगे क्रस्ट तो इंक्लूड होता ही होता है, प्लस क्या होता है, अपर मेंटल होता है। जैसे अगर लिथोस्फीयर में यहां लिख दूं लिथोस्फीयर, तो इसमें क्या हो गया, क्रस्ट हो गया। क्रस्ट जो है 0 से 100 किलोमीटर तक होता है, प्लस जो है अपर सॉलिड मेंटल इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है, इनर कोर सॉलिड होती है, आउटर कोर लिक्विड होती है, और मेंटल फिर सॉलिड होता है, देन लिक्विड होता है एस्थेनोस्फीयर, जिस पे हमारी प्लेट मूव करती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। जब अर्थक्वेक डिस्कस करेंगे आगे इसी एनवायरनमेंट के 7th क्लास की लेक्चर में, 10 लेक्चर इसमें बनेंगे, क्योंकि 10 चैप्टर हैं। ज़्यादा लेक्चर बन सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट बड़ा हो जाता है, और समझाना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ, ठीक है? तो छोटे-छोटे लेक्चर बनाएँगे, मगर मोटे लेक्चर बनाएँगे। मोटे लेक्चर का क्या मतलब, अच्छे लेक्चर बनाएँगे, जो आपको समझ में आए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें, ताकि जो फाइनेंशियली रिच लोग नहीं हैं, उन तक ये वीडियो पहुँच पाए, और मेरे पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं है, ताकि मैं लोगों तक ये वीडियो प्रमोट कर सकूँ। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो आगे क्या बताया गया है? तो लिथोस्फीयर के बारे में मैंने बता दिया कि कैसे क्रस्ट का पार्ट इंक्लूड होता है, और अपर सॉलिड मेंटल इंक्लूड होता है, ठीक है? मैंने ये भी बता दिया कि एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर को मिलकर बायोस्फीयर बनता है, और बायोस्फीयर जो है वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ठीक है? तो ये हमने डिस्कस कर लिया। आगे यही चीज़ इन्होंने बताई है। लेट्स डू में क्या होता है कि आइए हम कुछ करते हैं, मतलब कुछ ऐसा होमवर्क करते हैं जिससे चीज़ें याद हो जाएँ। ठीक है? आगे क्या बताया गया? हाइड्रोस्फीयर की बात बताइए। हाइड्रोस्फीयर में इसने कहा है कि जो हमारे सराउंडिंग सोर्सेज़ हैं वाटर के, और जो वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे रिवर है, लेक्स हैं, सीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज़्म के साथ एसेंशियल है, हमारे लिविंग, हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो इसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? देखो, एटमॉस्फेयर एक थिन लेयर होती है हमारे अर्थ के सराउंडिंग में, जिसमें बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे सिस्टम को क्या करती हैं, स्ट्रांग बना के रखती हैं, और हमारे सिस्टम में लोग जीवित रहें, बायोटिक एलिमेंट जीवित रहें, वो काम करती है। देखो, ये 6th क्लास में हमने डिस्कस किया था, इसे फिर से डिस्कस करेंगे। जैसे पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर होती है, ये 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक मानी जाती है, कहीं-कहीं 12 और 18 तक होती है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है बल्ज शेप में है, तो पोल पे चले जाओगे तो कम आपको ट्रोपोस्फेयर मिलेगा, मगर जब आप इक्वेटर से नापोगे तो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है? 11 से लेकर 50 तक स्ट्रेटोस्फेयर होता है, और 50 से लेकर 80 तक आपको मेसोस्फीयर मिलेगा, और 80 से लेकर 800 तक थर्मोस्फीयर मिलेगा, और एक्सोस्फीयर तो 800 से लेकर 300 तक मिलेगा, और आयनोस्फीयर जो है वो यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर से स्टार्ट हो जाता है। आयनोस्फीयर एक वर्ड आएगा, तो आप एक ये चीज़ मत समझना कि आयनोस्फीयर एक अलग लेयर है, नहीं, इसी में आयन्स पाए जाते हैं, आयनोस्फीयर पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अगर टेम्परेचर कंडीशन देखोगे ट्रोपोस्फीयर में, तो डिक्लाइन होती है, देन स्ट्रेटोस्फीयर में इंक्रीज होती है, फिर क्या होता है, मेसोस्फीयर में डिक्लाइन होती है, देन थर्मोस्फीयर
बायोस्फीयर में इंक्रीज होती है, एक्सोस्फीयर में फिर जो है टेम्परेचर इंक्रीज रहता है। ठीक है? तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, इसका एक सेपरेट लेक्चर बनाएँगे जब हम लेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगे क्या बताया गया? आगे इन्होंने यही बताया है कि कैसे जो सन की हीट होती है वो हमारे हार्मफुल रेज़ को नुकसान पहुँचा सकती है। तो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप की गैसेस पाई जाती हैं, जो हमारे हार्मफुल रेज़ को कंट्रोल करती हैं। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब क्या है, बायोस्फीयर के बारे में बता रहे हैं, जहाँ प्लांट, एनिमल और लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। अब इकोसिस्टम क्या बोलते हैं? देखो, इकोसिस्टम इसने समझाने के लिए रवि का एग्जांपल लिया है। रवि क्या करता है? कहता है कि जो एनसीसी कैंप आर्मी क्लास अटेंड जेसी। जेसी कहती है, देखो मैं केरला से हूँ, केरला में बहुत भारी बारिश होती है, तो केरला का इकोसिस्टम जो है बिल्कुल डिफरेंट है। जबकि आप देखेंगे नॉर्थर्न इंडिया में इतनी भारी बारिश नहीं होती है, तो वहाँ का इकोसिस्टम अलग है। तो क्या है, अगर इकोसिस्टम की डेफिनिशन देखोगे, तो इकोसिस्टम की डेफिनिशन में क्या मिलेगा? इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, और फिजिकल और केमिकल फैक्टर से इंटरेक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट के, तो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। एक एक चीज बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे, ताकि आपको इकोसिस्टम क्लियर हो जाए। देखो, पहले इन्वायरमेंट बताया, देन इकोसिस्टम बताया, मगर पहले मैं आपको इकोसिस्टम क्लियर कर देता हूं। देखो, इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब जहां पर फंक्शन होता है, फंक्शन मतलब इंटरेक्शन होता है, जहां पर बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म और एबायोटिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं और एनर्जी फ्लो होती है। देखो, ये बहुत टेक्निकल लैंग्वेज है। अगर आप इसको एग्जाम्पल के साथ समझोगे, तो अभी आपको समझा देता हूँ, पूरा समझा देता हूँ। ठीक है? कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या होते हैं? जैसे एबायोटिक, एयर हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गया, सॉइल हो गया, न्यूट्रिएंट हो गए, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। लिविंग में क्या आ जाते हैं? प्रोड्यूसर आते हैं, जो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। प्रोड्यूसर कौन से होते हैं? जो प्लांट, जो ऑटोट्रॉफ है, मतलब वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, सॉइल से डायरेक्टली न्यूट्रिशन लेते हैं और एक जो है प्लांट बनाते हैं। इस पे जो प्लांट पे डिपेंड होता है, उसे कंज्यूमर कहते हैं, उसी को हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। जैसे एनिमल हर्बीवोर्स हो गए, जो प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स हो गए जो जानवर खाते हैं, और ओमनीवोर्स जो हो गए जो जानवर और प्लांट्स दोनों खाते हैं। ठीक है? यहाँ कई चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, इन्वायरमेंट की भी, ज्योग्राफी की भी। इस तरह से चलेंगे ताकि चीजों में कंफ्यूजन ना रहे। तो पहली चीज, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में मैंने क्या बताया? एबायोटिक कंपोनेंट जो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे एयर, वाटर, लाइट, सॉइल और न्यूट्रिएंट। और बायोटिक कंपोनेंट में दो आते हैं, प्रोड्यूसर आते हैं, जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, जैसे प्लांट हो गया, एल्गी हो गया, जो अपना खुद फूड बनाते हैं, सनलाइट की हेल्प लेकर फोटोसिंथेसिस की क्रिया से बनाते हैं। जबकि कंज्यूमर हो गया, हेट्रोट्रॉफ्स हो गए, जो प्लांट्स को खाते हैं, उनको हम हार्बीवोर्स कहते हैं, और जो एनिमल्स को खाते हैं उनको कार्निवोर्स कहते हैं, और जो दोनों को खाते हैं, एनिमल्स और प्लांट को, उन्हें ओमनीवोर्स कहते हैं। और अदर एबायोटिक सॉरी बायोटिक कंपोनेंट है वो डीकंपोजर, सेफ्रोफाइट्स। सेफ्रोफाइट क्या होते हैं? जो जैसे कोई एनिमल मर गया, तो आपने बहुत कीड़े मकोड़े और फंगी देखा होगा, तो ये जो बैक्टीरिया और फंगी होते हैं, ये सेप्रोफाइट कहलाते हैं, डीकंपोजर होते हैं। मतलब ये जो है डीकंपोज कर देते हैं एनवायरनमेंट में जो फालतू की चीज है। मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट इस तरह से बना है कि कोई भी नेचर की चीज है वो नेचर में समा जाती है। अगर ह्यूमन मेड है, जो मैन मेड है, एंथ्रोपोजेनिक है, उसमें क्या है, जैसे प्लास्टिक, उसको बायोलॉजिकली और एनवायरमेंटली डिग्रेड होने में बहुत टाइम लगता है। अब एग्जांपल देख लो इकोसिस्टम का, यहां से आपका इकोसिस्टम क्लियर हो जाएगा। जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम है, जैसे ये पॉन्ड है, इस पॉन्ड में क्या है? वाटर है, ये बायोटिक कंपोनेंट है। एल्गी है, जो प्रोड्यूसर है, बायोटिक कंपोनेंट है। फिश है, जो फ्रॉग और फिश है, कंज्यूमर है, जो प्लांट और एल्गी को खाते हैं, तो ये जो है बायोटिक कंपोनेंट हो गया। फंगी और बैक्टीरिया, ये भी एक बायोटिक कंपोनेंट है, मगर ये डिकम्पोजर है। तो इस पॉन्ड में क्या है? एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसके इंटरेक्शन से क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं, एबायोटिक और जब बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो एक इकोसिस्टम बन रहा है, पर्टिकुलर एरिया में इकोसिस्टम बन रहा है। तो इसीलिए हर एरिया का इकोसिस्टम अलग होता है। जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जहाँ सॉइल पाई जाती है, सनलाइट पाई जाती है, रेनफॉल होती है, डीर, टाइगर, फंगी, ये सब होते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जैसे क्रॉप लैंड, एक्वेरियम हो गया, अर्बन पार्क हो गई, ये आर्टिफिशियल है, मतलब हमने कहीं पर
पार्क बनाया, डिफरेंट जगह से बहुत सारे प्लांट लेकर आए और उस प्लांट को हमने पार्क में लगा दिया। तो इस तरह के इकोसिस्टम को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। क्रॉपलैंड जैसे हमारे घर के अगल-बगल में खेत हो गए, गेहूँ लगाया, तो ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। इंटरैक्ट इसमें भी कर रहे हैं मगर ये आर्टिफिशियली कर रहे हैं। तो इकोसिस्टम की अगर शॉर्ट में अगर आप समझना चाहते हो, ए सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट व्हिच लाइफ इंटरैक्ट विद एनवायरनमेंट, मतलब एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है ये, जिसमें डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है? तो ये इकोसिस्टम है भाई। ये आपको पता होना चाहिए इकोसिस्टम क्या है। नेक्स्ट क्या आपको बताया गया है? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की डेफिनिशन मैंने बता दी आपको, फिर से तेजी से समझ लेते हैं। देखो जो टोटली एक्सटर्नल कंडीशन है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट एक साथ रहते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे सराउंडिंग को, वो एनवायरनमेंट कहलाता है। इसमें फिजिकल आ गया, केमिकल आ गया, बायोलॉजिकल आ गया, सोशल फैक्टर आ गए। तो ये जो है हमारे एनवायरनमेंट कहलाता है। इसमें क्या एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर, और इसी तरह से बायोटिक कंपोनेंट मिलेंगे, एंथ्रोपोजेनिक कंपोनेंट मिलेंगे। शॉर्ट में अगर समझोगे, एक्सटर्नल सराउंडिंग दैट सपोर्ट एंड इन्फ्लुएंस लाइफ, जो सपोर्ट करता है और इन्फ्लुएंस करता है हमारी लाइफ को, वो जो है एनवायरनमेंट कहलाता है। तो अगर आप डिफरेंस देखोगे ओवरऑल, तो मीनिंग पहले देख लेते हैं। एनवायरनमेंट का मतलब होता है एक्सटर्नल सराउंडिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोटिक और एबायोटिक। जहां पर ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है उसके बगल में पलंग भी पड़ा हुआ है, खेती भी हो रही है, उसके बगल में फॉरेस्ट भी है, मतलब इन्वायरमेंट बहुत लार्जर टर्म है। और इकोसिस्टम क्या है? फंक्शनल यूनिट है जहां पर ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे खेती में जाते हैं तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, वहां पर ह्यूमन जो है इंटरेक्ट कर रहा है, खेत की कटाई कर रहा है, कभी खाद डाल रहा है। तो इस तरह के सिस्टम को इकोसिस्टम बोलते हैं। स्कोप क्या है? ब्रॉडर स्कोप होता है, इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। जबकि इसका नैरोअर स्कोप होता है, स्पेसिफिक नेचर और आर्टिफिशियल सिस्टम होता है, एक स्पेसिफिक लोकेशन में होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल डेजर्ट एनवायरनमेंट हो गया, अनवर अर्बन एनवायरनमेंट हो गया, इसमें पॉन्ड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड आ गया। ठीक है? सेल्फ सस्टेनिंग? नॉट नेसेसरली। और ये जो है सेल्फ सस्टेनिंग होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हमने पूरी चीज आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको बता दी। इकोसिस्टम क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देख ली। एग्जाम्पल भी बता दिए इकोसिस्टम के क्या होता है और डिफरेंसेस भी बता दिए। तो यहाँ पर मैंने आपको एनवायरनमेंट बताया क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर क्या होता है, और बायोस्फीयर किसे बोलते हैं। ये चीज जो मैंने बहुत तेजी में पढ़ाई है, कुछ बच्चों को बहुत तेज लगता होगा, आई एक्सेप्ट दैट। प्लीज आप रिवीजन करेंगे, बार बार सुनेंगे, कमेंट बॉक्स में चीज पूछेंगे तो मैं जरूर आपका आंसर करूंगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप जरूर मुझसे क्वेश्चन पूछें। तो मैंने यहाँ पर आपको सारी चीजें बता दी। अब एक एडवांस एमसीक्यूज कर लेते हैं, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पूरी एकदम एकदम कंक्रीट बन जाए, वो एकदम छूटने नहीं पाइए। ठीक है? तो क्या है, स्टेटमेंट देख लेते हैं हम, क्या बताए गए हैं related to ecosystem. An ecosystem always requires sunlight as a primary factor source. ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ इकोसिस्टम कैमो सिस्टम होते हैं, कैमो डिकम्पोजर की तरह होते हैं। अगर आप देखोगे तो क्या होता है, उसमें केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है? तो ये चीज गलत हो गई। न्यूट्रिएंट साइकिल इन द इकोसिस्टम इंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। बिल्कुल सही। न्यूट्रिएंट साइकिल जो होती है, जैसे कार्बन साइकिल हो गई, नाइट्रोजन साइकिल हो गई, ये क्या करता है, इकोसिस्टम में इंश्योर करता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आर इंटायरली डिपेंड्स ऑन ह्यूमन इंटरवेंशन फॉर देयर फंक्शन। बिल्कुल गलत। अगर आपने आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाया, कहीं गेहूं बो दिए, क्या इंटायरली इन्वायरमेंट ह्यूमन पे डिपेंड है? नहीं, तो ये गलत हो गया। तो ओनली टू ऑप्शन इसमें सही है। तो यहाँ पर आंसर अगर देखोगे तो ओनली टू आएगा। स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? कुछ इकोसिस्टम केमोसिंथेसिस होते हैं, उन्हें सनलाइट की जरूरत नहीं होती है। ये नॉट यूनिवर्सली इसेंशियल। सनलाइट कोई जरूरी नहीं है हर कहीं आपको जरूरत पड़े। ठीक है? दूसरा करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? न्यूट्रिएंट साइकिल जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रिसाइकलिंग मैटर इंश्योर सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम। और तीसरा इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि क्रॉपलैंड और एक्यूगेरियम जो है पार्शियली डिपेंडेंट होते हैं ह्यूमन पे। कुछ बेसिक चीजों की इसमें जरूरत होती है, बाकी क्या है वो एनवायरनमेंट से ले लेते हैं। तो सेवेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। कुछ पोर्शन बचा है, इसमें मैं देख लेता हूं, अगर उसमें पार्ट सेकंड बनाने की जरूरत पड़ेगी तो पार्ट सेकंड बना देंगे, वरना उसे लेक्चर 2 में
चैप्टर 2 के साथ डिस्कस कर लेंगे। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल पर कमेंट ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। इससे क्या होता है यूट्यूब की एल्गोरिथम में वीडियो आती है। हम फाइनेंशियली इतने मजबूत नहीं हैं कि अपनी वीडियो को पैसा देकर बूस्ट कर पाएँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप एवरी सेक्शन ऑफ द वर्ड ये मेरी वीडियो भेजिए। थैंक यू वेरी मच। जितनी ज़्यादा रिवीज़न उतनी करीब सक्सेस। रिवीज़न इज़ द की ऑफ सक्सेस।